तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारी पार्टनरशिप बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का चैप्टर हम इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे। आज मैं रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इजी चैप्टर भी है। रिटायरमेंट में बस हमें एडजस्टेड कैपिटल और लोन अकाउंट वगैरह ये सब पढ़ने हैं, तो उसको इसके बाद कवर अप करेंगे उस चैप्टर को। पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पढ़ लेते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है, अब यहाँ पे क्या होने वाली है, फर्म हमारी फर्म क्लोज होने वाली है। फर्म क्लोज होने वाली है। फर्म इज टू बी क्लोज्ड, इज टू बी क्लोज। जब हमारी कोई भी फर्म या हमारा कोई भी बिजनेस बंद होता है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी होती है। लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी होती है, पे ऑफ करनी होती है। बिजनेस जब भी कोई बंद करोगे तो तुम्हें अपनी पहले उधार चुकाने पड़ेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, बिजनेस बंद करने के लिए एसेट भी बेचने पड़ते हैं। एसेट बेचने पड़ते हैं। एसेट बेचने पड़ते हैं, इट मीन्स हमें एसेट को रियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ पार्टनर भी एसेट को ले लेते हैं। पार्टनर कैन ऑल्सो टेक ओवर द एसेट। टेक ओवर द एसेट। पार्टनर भी एसेट को ले सकता है, जरूरी नहीं है कि एसेट को बिकेगा, पार्टनर भी एसेट को ले सकता है। ऐसे ही सेम लाइबिलिटी के साथ है, पार्टनर कैन ऑल्सो पे लाइबिलिटी। पार्टनर लाइबिलिटी को भी पे कर सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, फर्म बंद हो रही है तो फर्म ही खर्चे करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट बनाने हैं हमें। इसमें सबसे पहला अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नाम से ही पता चल पा रहा है कि यहाँ पे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को रियलाइज किया जाएगा, मतलब उनको बेच दिया जाएगा उनकी न्यू वैल्यू के ऊपर, जो कि हमने डिटरमाइन करी होगी। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है सेल द एसेट्स, सेल द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटी, पे द लाइबिलिटी। जितना आसान ये देखने में लग रहा है और सुनने में लग रहा है, उतना ही आसान अभी हम इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक बेसिक बताया। अब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, हमारी फर्म जो बंद होती है वो किसी कारणवश ही बंद होती है, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। या तो पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, या फिर क्या हो गया, हमारी जो फर्म का टेन्योर है, जितने भी टाइम के लिए हमने अपनी फर्म बनाई थी वो पूरा हो गया होगा, तो हम अपनी फर्म को डिसोल्यूट करते हैं। पहला अकाउंट मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट है। दूसरा अकाउंट हमारा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हम प्रिपेयर करते आए हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। मेनली क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट दिया रहता है। फिर इसमें हमें प्रिपेयर करना होता है लोन अकाउंट भी, हमें इसमें कभी कभी प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, लोन अकाउंट भी हमें इसमें प्रिपेयर करना होता है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाते, बैलेंस शीट की जगह इसमें हम बनाते हैं कैश स्लैश बैंक बैलेंस, सॉरी बैंक अकाउंट। ये हम इसमें 3 तरीके के अकाउंट बनाएंगे, 4 तरीके के। इन अकाउंट में ही हमको डील करना है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप के चैप्टर में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। रियलाइजेशन खाली बनाने के लिए बोल सकता है वो, या फिर रियलाइजेशन की डायरेक्टली जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेगा। 6 नंबर में तो पक्का ही पक्का आना है क्वेश्चन। आज हम सिर्फ रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझेंगे। पार्टनर कैपिटल हम समझ चुके हैं, आज हम सिर्फ रियलाइजेशन समझेंगे। कल को पार्टनर्स कैपिटल समझेंगे, लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक। हो सकता है कि क्वेश्चन भी ले लें इसके ऊपर, लेकिन आज सिर्फ फोकस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। तो चलो देखते हैं। अभी तो हमारे पास टाइम है, एग्जाम अभी थोड़े दूर है हमारे, तो हम आराम आराम से चीजों को कवर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट
बेटे रियलाइजेशन अकाउंट का भी नेचर वही होता है जो हमने अभी तक रिवैल्यूएशन वगैरह का पढ़ा था। इसकी भी दो साइड होती है, डेबिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दोनों चीजें आती हैं, दो साइड आएंगी। ये वाला अमाउंट हमें देखने में छोटा लगता है लेकिन ये होता बड़ा है, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पहला स्टेप तो इसमें क्या होने वाला है कि हमें एसेट को टीपना है या कॉपी करना है। यहाँ लिख देंगे टू एसेट्स। बेटे जितने भी एसेट्स हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे, जितने एसेट्स, जितने एसेट्स बैलेंस शीट में लिखे हैं, जितने एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन है, गिवन हैं, इंस्टेड ऑफ, सॉरी, हाँ, इंस्टेड ऑफ कैश एंड बैंक, इंस्टेड ऑफ कैश एंड बैंक को छोड़ देना है, बाकी सारे एसेट लिखने हैं। जैसे बिल्डिंग दे रखी है तो बिल्डिंग को भी यहाँ लिखो, कॉपी करके लिखना है जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है। बिल्डिंग लिख लिया, लैंड दे रखी है तो लैंड की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। फिर हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम प्लांट एंड मशीनरी को भी लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी। और कभी कभी हमें कैश तो हम लेते नहीं है, बिल्डिंग ले लिया, डेटर्स दिए रहते हैं, डेटर्स एंड सो ऑन, बहुत सारे एसेट होते हैं हमारे, तो हमें उनको लिखना है यहाँ पर, और उनकी टोटल वैल्यू जो भी आएगी वो बाहर लिख देंगे। इधर की साइड तो सारे एसेट लिखते हैं, इधर की साइड लिखते हैं सारी लाइबिलिटीज, तो यहाँ लिखेंगे बाई लाइबिलिटीज, बाई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद आ जाता है हमारा कोई भी रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो अगर क्वेश्चन में मल्टीपल रिजर्व दिए हुए हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन भी दिया है, रिजर्व फंड भी दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी दिया है, तो हमें पहले हमें एक ही रिजर्व लेना होता है। वहां पे कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी होता है, वो भी ले सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी यहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर की एक्चुअल वैल्यू इधर लिखी जाएगी इधर, और प्रोविजन जो होगा वो डेटर का वो अलग लिखा जाएगा, ठीक है। और हमारे क्रेडिट साइड में क्या आएगा, हमारे क्रेडिट साइड में बाई आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगी। पहले आउटसाइडर की लाइबिलिटी पे आउट करनी है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी आउटसाइडर की लाइबिलिटी, ठीक है। ये सब हो गया। आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे ए और बी तो पार्टनर है, इन दोनों की मान लेते हैं कि बी ने हमारी फर्म को लोन दिया है, बी ने हमारी फर्म को लोन दिया है, और बी की वाइफ ने भी लोन दिया है, बी की वाइफ ने लोन दिया है, तो हमें सबसे पहले लोन चुकाना होगा बी की वाइफ का, क्योंकि बी की वाइफ तो हमारे लिए स्ट्रेंजर है या हमारे लिए आउटसाइडर है। भाई बी तो हमारा पार्टनर है, इसकी लाइबिलिटी हम बाद में पे ऑफ कर देंगे इसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करके, मगर जो इसकी वाइफ है वो हमारे बिजनेस की पार्टनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वाइफ का लोन पहले ही चुका देंगे। अब दूसरा स्टेप देखो, पहले एसेट लिख लिए, फिर लाइबिलिटी लिख ली। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, जितने भी एसेट्स को हमें रियलाइज करना है, वो सॉरी जितनी भी लाइबिलिटीज को हमें रियलाइज करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अगर कोई भी लाइबिलिटी को रियलाइज नहीं कर रहा, जैसे ऐसा नहीं लिखा है कि अजय किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, या अजय पे ऑफ क्रेडिटर, या अजय पे हिज वाइफ लोन, कुछ भी नाम हो सकता है रैंडमली, तो हमें क्या करना है, बैंक से ही पेमेंट करना है।
जैसे मुझे पहले पे करनी है क्रेडिटर्स की पेमेंट, तो यहाँ मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट लिख दूंगा। जैसे मुझे पेमेंट करनी है बिल्स पेबल की, तो मैं यहाँ बिल्स पेबल की पेमेंट कर दूंगा। मुझे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट पे करनी है, तो मैं ईपीएफ को भी पे कर दूंगा, ईपीएफ की भी मैं पेमेंट कर दूंगा। अब जैसे वो मैंने बी की वाइफ का लोन है, वो कह रहा है कि बी ने अपनी वाइफ का लोन चुकाया है, तो यहाँ हम लिखते हैं बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे वाइफ लोन। बी कह रहा है कि भाई मैं अपनी वाइफ का लोन चुका दूंगा एज ए पार्टनर, एज ए फर्म पार्टनर मैं क्या करूंगा, अपनी वाइफ को पैसा देकर उसका लोन चुका दूंगा। तो बी ने बोला है कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद से चुका दूंगा, ठीक है। उसी जगह दूसरी तरफ अगर ये बोले बी कि मैं अपनी फर्म के एक्सपेंसेस दूंगा, तो यहाँ लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब कहने का ये है कि कोई भी पार्टनर अगर बोलता है कि मैं ये एसेट पे कर दूंगा, मैं इस एसेट को बेच दूंगा या मैं इस एसेट को ले लूंगा और लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को लिखना है और ब्रैकेट में उस चीज का नाम लिख देना है जो वो पे कर रहा है या वो जो किसी चीज पर टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ तो मैंने लाइबिलिटी लिख दी, अब मुझे यहाँ लिखना है एसेट्स। एसेट्स का भी सेम यही सीन है, पहले लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई भी नहीं खरीद रहा है या कोई भी नहीं बेच रहा है एसेट को, तो बैंक के थ्रू लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जैसे डेटर रियलाइज होने हैं, जैसे बिल्डिंग रियलाइज होनी है तो बिल्डिंग को लिख देंगे। जैसे लैंड रियलाइज होनी है तो लैंड का नाम लिख देंगे। ऐसे ही डेटर वगैरह इन सब का नाम लिख देंगे और टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा बाहर। अब सपोज हमारा ए कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, ए ने बोला है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी ले जाऊंगा, मतलब प्लांट एंड मशीनरी मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा बाई एस कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम अपना प्लांट एंड मशीनरी टेकन, इसके द्वारा ले ली गई प्लांट एंड मशीनरी, ए के द्वारा ले ली गई। अब देखो ये होती है हमारी इनकम साइड, ये होती है हमारी थोड़ा खर्चे वाली साइड या एक्सपेंस साइड बोल सकते हैं। इधर की साइड आता है हमारा प्रॉफिट, क्या आ जाएगा इधर की साइड हमारा प्रॉफिट रियलाइजेशन पे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इधर आता है हमारा, ये तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया, यहाँ आता है हमारा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। इधर हमारा आ जाएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन पे लॉस होगा वो इधर लिख देंगे। ये साइड बड़ी है तो इधर प्रॉफिट आएगा, अगर खर्चे वाली साइड बड़ी है तो इधर लॉस आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या बतानी थी मुझे, दूसरी चीज ये बतानी थी कि आउटसाइडर की लाइबिलिटी हमने पे कर दी है, तो मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, जैसे कोई एक पॉइंट लिख लेना, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड अगर कोई एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट मुझे पता चला कि अचानक से मुझे पता चला कि मेरे पास कोई एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड है और डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको बेच दो, तो मैं क्या करूंगा, अनरिकॉर्डेड एसेट को कैसे बेचूंगा, मैं लिखूंगा बाय बैंक ब्रैकेट। अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट को अलग लिखना है, इसके साथ नहीं लिखना बाई बैंक वगैरह के साथ, इसको अलग लिखना है। सेम केस है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बिना कुछ कहे पे कर दो टू बैंक और ब्रैकेट में लिख दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये तो हो गया हमारा ऐसा सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा ये होता है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें लाइबिलिटी पे करने के लिए हम ये करते हैं कि भाई आप मेरा ये एसेट ले लो, मैं आपकी नौकरी नहीं चुका पा रहा हूँ। जैसे कोई बंदा है ए है और ये बी है, ए बी ने पैसे उधार लिए हैं ए से, मान लो 40,000 रुपए बी ने उधार लिया, बी ने उधार लिया है, किससे उधार लिया है, बी ए से उधार लिया है। अब ये क्या करेगा,
बी बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको क्या दे देता हूँ, मैं आपको अपनी बाइक दे दूंगा, मैं आपको अपनी बाइक दे दूंगा। तो ऐसे केस में मेरे भाई कोई भी एंट्री पास आउट नहीं होती है, कोई भी एंट्री पास आउट रियलाइजेशन में नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या किया, लाइबिलिटी के बदले हमने उसको अपना एसेट दे दिया। जो लाइबिलिटी राइज हुई थी उसके बदले मैंने उसको अपना एसेट दे दिया। पैसे का लेन देन तो हुआ ही नहीं, और जहां पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं वो एंट्री हमारी इसमें आएगी भी नहीं। इसलिए मैंने आपको बता दिया ये वाली एंट्री हमारी इसमें नहीं आएगी। तो ये हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट था आज। आज हमने सिर्फ रियलाइजेशन का फॉर्मेट पढ़ा है, आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।